हेलो जीनियस माइंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के फिज़िक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले हम कुछ उसके बारे में बेसिक जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चालू करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो उससे पहले अगर मैं बात करूं कि फ़िज़िक्स को पढ़ने से पहले उसको समझने के दो तरीके हैं जो स्टूडेंट जनरली करते हैं। पहला, अगर मैं बात करूं फिज़िक्स की, उसको पढ़ने के दो तरीके हैं। एक जो लोग 99% लोग करते हैं वो गलती क्या करते हैं, वो उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। दूसरी बात, आप उसकी मीन को समझ सकते हैं, यानी उनकी मीनिंग को समझ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में लोग यही करते हैं, और जो रेयर होते हैं वो स्टूडेंट क्या करते हैं, उसकी मीनिंग समझते हैं। तो हम इस पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे क्योंकि आप आज 10th क्लास में हैं, अगर आपने आज बेस को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपके आगे जाके फिज़िक्स मजबूत हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि हम यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले एक फिज़िक्स की दो महत्वपूर्ण ब्रांचेस होती हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक जो फिज़िक्स की पहली ब्रांच होती है, ये बेसिक होती है, चार्जेस पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं चार्ज को बेस मान लेता हूँ तो चार्ज पे बेस होती हैं दो यूनिट्स, दो फिज़िक्स की ब्रांचेस होती हैं। पहली ब्रांच होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी ब्रांच होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। पहली ब्रांच होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी ब्रांच होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है, सर ये दोनों ब्रांचेस क्या क्या काम करती हैं, किससे डील करती हैं? तो आइए जानते हैं। आप जैसे पढ़ रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है स्टैटिक्स और यहाँ लिखा हुआ है डायनेमिक्स। अगर मैं बात करूँ कि ये इसको डिवाइड किस बेसिस पे किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है चार्जेस के बिहेवियर के ऊपर। चार्जेस कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर चार्जेस आपके रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो उसकी स्टडी को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आपके चार्जेस मूव कर रहे हैं, मोशन में है, तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यहाँ पास आपके चार्ज कैसे हैं, मोशन में है, तो इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जो आपके ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी है, वो मेजर डील करता है किससे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर करंट की बात करें तो उसमें जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। चलिए अब आगे अगर बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी है। ये क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी है। चलिए ये जान गए कि सर ये तो टाइप ऑफ एनर्जी है। अगर ये एनर्जी है तो ये एनर्जी आ कहाँ से रही है, इसका ओरिजिन क्या है। तो अभी हमने बात किया था कि हमारे पास चार्जेस होते हैं। चार्जेस भी दो प्रकार के डील करते हैं। एक होता है अगर चार्जेस रेस्ट पोजीशन में है तो उसकी स्टडी हम लोग करते हैं, और दूसरा अगर चार्जेस मोशन में है तो हम उसकी स्टडी करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ये हमारी आती है कि चार्ज मोशन करने की वजह से। तो इसका आंसर मिल गया होगा कि टाइप ऑफ एनर्जी है, तो ये ओरिजिन कहाँ से हो रही है, ये ओरिजिन हो रही है चार्ज के मूव करने से। तो ये टाइप ऑफ एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस हो रही है, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने ये जाना कि फिजिक्स में चार्ज के बेसिस पे, या फिजिक्स की दो बड़ी ब्रांचों के बारे में बात करें तो एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि डील करती है आपके चार्ज के रेस्ट पोजीशन पे। अगर चार्ज रखा हुआ है तो वो कैसे बिहेवियर को शो कर रहा है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग 12th में। अभी सिर्फ इतना जानिए कि यहाँ पास चार्ज जो है आपका रेस्ट पोजीशन पे है। दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसमें चार्ज हमारा कैसा है, मोशन पे है। तो ये जो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें से
90 to 95% हम लोग डील करेंगे इलेक्ट्रो चार्ज के मोशन पे, यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे, लेकिन कुछ फंडामेंटल जानने के लिए, कुछ प्रिंसिपल जानने के लिए हम इसकी बातें भी करेंगे। तो उसके बाद पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मेज़र होता है, ये एक टाइप ऑफ एनर्जी होती है जो कि किसके कारण प्रोड्यूस होती है, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के कारण होती है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ आपके लिए डिफिनीशन लिख दी है, अगर आप लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है सर, आप शुरू से बता रहे हैं कि चार्ज 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 आ रहा है, तो आपने बताया नहीं कि चार्ज क्या होता है। तो जानिए कि चार्ज क्या होता है। चार्ज इज़ द सबसे बेसिक है, इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए चार्ज को ही समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चार्ज के ऊपर लिखा हुआ है, चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी विच अराइजेज ड्यू टू ईदर एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी एटम्स है तो उस पर अगर ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में या तो इलेक्ट्रॉन है या तो कम इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही मैटर करता है एटम के लिए। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो एटम कैसा कहलाएगा, निगेटिवली एटम्स कहलाएगा, और उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, निगेटिव चार्जेस होंगे। अगर उसके पास एक्सेस अमाउंट पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया, वो निगेटिव चार्ज होगा। अगर उसके पास डिफिशियंसी है, यानी उसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो ये कैसा एटम कहलाएगा, ये पॉजिटिवली एटम कहलाएगा, उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, आइए इसके बारे में समझते हैं ये कैसे वर्क कैसे करता है। जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हमारे पास एक एटम होता है और उसके पास एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा ये जो इसके पास न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और इसके बाहरी जो सेल होता है, बाहरी सेल जैसे KLM, ये जो सेल होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है समझिएगा कि जैसे ही एटम कोई वो होता है तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी जो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल होंगे तो आपको ये पता होगा कि प्रोटॉन पे जो होता है उसके पास चार्ज होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है निगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये जो एटम होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्जेस नहीं होते हैं, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ, सोडियम की बात करता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। तो इसका अगर मैं वैलेंसी लिखना या इसका इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ KLM। अगर ये आप पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में मिल जाएगा आपको, तो इसको अगर आपको ये नहीं पता तो एक बार ये आप रीड करके आ सकते हैं। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो ये आएगा 2, 8 और 1। ठीक है, आपको इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये समझिए कि कोई भी, जैसे अगर मैं यहाँ रख करके इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ या डायग्राम बनाता हूँ, तो अगर मैं इसका डायग्राम आप देखेंगे तो इसके जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में कितने इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी है 11 और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी है 11। तो प्रोटॉन जो होगा, प्रोटॉन तो यहाँ आराम से बैठा होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे भरे होंगे, जो इसके पास वाला सेल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, इसके बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, 8 भरे होंगे। लेकिन अब एक सेल मैं दूसरी बनाता हूँ, आप देखिएगा ये जो इसकी आउटर सेल है इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा होगा, और आपको अगर पता होगा तो यही इसकी वैलेंसी कहलाती है 1। ठीक है,
तो आप ये समझिए, जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको किसी भी तरह से इसको बाहर कर दूं, क्यों करेंगे बाहर? इसलिए करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पर जो मैक्सिमम फिल हो सकता था, जो इस पर मैक्सिमम फिल हो सकता था 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते थे। इसमें जो मैक्सिमम फिल हो सकता था 8 हो सकता था, जो इसमें मैक्सिमम फिल हो सकता था 8 हो सकता था। अब कोई भी एटम या कोई आप हो या हम हो, क्या चाहेंगे? जीवन में स्टेबिलिटी चाहेंगे। तो ये एटम भी चाहते हैं कि वो स्टेबल हो सके। तो आप देखेंगे कि ये स्टेबल है, आप ये देखेंगे इसका ये ऑर्बिट भी स्टेबल है, लेकिन ये जो m ऑर्बिट है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये स्टेबिलिटी ये कितने मैक्सिमम गेन कर सकता है? 8 कर सकता है। यानी इसके पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है कि जो इसको स्टेबल नहीं होने दे रहा है। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। ये हो सकता है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला ले, तो ये पूरा हो जाएगा, 8 ऑर्बिट हो जाएगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएंगे। ये करे कि 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे, किसी को दे दे। अगर ये दे देता है तो क्या होगा? फिर भी इसका जो एटम्स के जो सेल होंगे वो कम्प्लीटली फिल्ड होंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देना ज़्यादा सूटेबल लगता है, ज़्यादा ईजी है। तो ये यही करेगा, ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे देगा। अब समझिएगा यहाँ पास, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो इसके पास अब कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बचेंगे? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास 10। और प्रोटॉन क्या होगा? प्रोटॉन 11 ही होगा। क्यों होगा 11? आपको अगर थोड़ा भी बेसिक पता होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बात तो ये न्यूक्लियस पे होते हैं प्रोटॉन, और दूसरा जो इनका मास होता है ये इलेक्ट्रॉन से हैवी होते हैं। दूसरी बात, ये न्यूक्लियस में होते हैं तो ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम चांसेस ऐसे ही होते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाएंगे, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है कि प्रोटॉन को बाहर ही निकाला जा सकता है। लेकिन जनरली आपकी जो अभी कक्षाएँ हैं, जो आपकी क्लासेस हैं, उनके हिसाब से आप इतना ही जानिए कि अभी सिर्फ कौन बाहर जा सकते हैं? बाहर ही अंदर जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? डोनेट किया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10, और प्रोटॉन कितने रह जाएंगे? इसके पास 11। अब आप आइए फिर से डेफिनेशन पे। तो प्रॉपर्टी विच अराइजेज ड्यू टू ईदर एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप यहाँ देखिए कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कमी हो रही है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया? लूज़ किया है। तो आप प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन अगर ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, भले ही 1 है लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो ज़्यादा है। तो ये वाला जो सोडियम कहलाएगा आपका, इस कंडीशन पे सोडियम कहलाएगा, ये है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, मैं रब करके दूसरा बनाता हूँ। चलिए, अब अगर बात करते हैं निगेटिव चार्ज की, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ क्लोरीन का। क्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, यानी आप समझ सकते हैं कि अभी क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17 है, और जो प्रोटॉन है वो भी 17 है। ठीक है, अगर मैं इसकी वैलेंसी लिखने की कोशिश करूँ या इलेक्ट्रॉन फिल करने की कोशिश करूँ तो क्या आ जाएगा? KLM। ये आपको पता होना चाहिए, ये शेल्स होती हैं ऑर्बिट की। तो ये इस पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। इस पर कितने आएंगे? 8 आएंगे। और इस पर कितने आएंगे? 7 आएंगे। है कि ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रखने की और क्षमता है, कैपेसिटी है 1 इलेक्ट्रॉन रखने की, लेकिन फिर भी इसके पास कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी टेंडेंसी 2 ही हो सकती है। इसकी टेंडेंसी स्टेबल होने के लिए, फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा? या तो 1 इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लेगा, या 7 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। या तो इसको गेन करेगा या इसको क्या करेगा? लूज़ करेगा। तो इसके लिए क्या सरल पड़ेगा? इसके लिए इजी क्या पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ही पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना तो थोड़ा कठिन बात है। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब आप खुद ही सोचिए कि अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 17। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 80, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? वो तो 17 ही रहेंगे। ठीक है, अगर ये ऐसा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन आपके पास ज़्यादा हो रहे हैं, प्रोटॉन आपके पास कम हो रहे हैं, यानी आपको ये पता चल रहा है कि जो निगेटिव चार्ज है एटम्स के ऊपर वो ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो क्लोरीन होती है उसके ऊपर कैसा चार्जेस होता है? निगेटिव होता है। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपके पास चार्जेस होते हैं वो
इलेक्ट्रॉन के अधिक होने या इलेक्ट्रॉन के कम होने के बिहेवियर को ही शो करता है। और किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है? ये देखा जाता है प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कंपेयर टू प्रोटॉन तो वो कैसा चार्ज हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर कम है प्रोटॉन से तो वो कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी अब मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ, क्या होगी। ठीक है, तो मैंने आपके लिए डिफिनीशन लिख दी है, आप डिफिनीशन को पढ़ सकते हैं कि चार्जेस दो प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन कि कितनी इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है। तो पहला होता है पॉजिटिवली चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज ड्यू टू मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मैंने कहा था कि अगर आपके पास ज़्यादा एटम्स के पास आपके पास ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन तो कैसा चार्जेस हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। उसका एग्जांपल बताया था मैंने, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज होता है। और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, चार्जेस ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन्स। अगर आपके पास सही बात कर रहा है कि अगर आपके पास नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में तो जाहिर सी बात है कि जो आपके जो चार्जेस हो जाएंगे वो जो एटम्स हो जाएगा वो निगेटिव हायर साइड हो जाएगा। तो वो चार्जेस कैसे बन जाएंगे? निगेटिवली चार्ज बन जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है क्लोरीन। ठीक है, तो ये हुई थोड़ा सा चार्जेस की बातें हुई। अब इसके बारे में हम थोड़ा और एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे ये इन्होंने कैसा एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपके फंडामेंटल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का या इलेक्ट्रिसिटी का फंडामेंटल होता है, हम उसकी बात करेंगे। फिर हम जो आपका मेन चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो था, आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा।